खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बिज़नेस टैक्सेशन का एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ चुके हैं, दैट इज़ अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू। टॉपिक नंबर 2 था। ये जो आउटलाइन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये मैं पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, वाई इट इज़ नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। 5 tests to differentiate between capital and revenue expenditure and 6 tests to differentiate between capital and revenue receipts। इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ टॉपिक नंबर 1। इस आउटलाइन में टॉपिक नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये डेफिनेशन है 1 से लेकर तकरीबन 38 है, लेकिन मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये तकरीबन 4-5 न्यू डेफिनेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। टोटल ये 42 के राउंड अबाउट डेफिनेशन बन जाएंगी। ये डेफिनेशन क्या हैं, ये क्यों करना ज़रूरी है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं जी। पहली बात तो ये कि ये डेफिनेशन जो हैं ये पेपर में लाजमी आती हैं। टोटल पेपर में 4 डेफिनेशन आती हैं और 4 की 4 आपने अटैम्प्ट करनी होती हैं। वो 4 इंशाल्लाह ताला इन्हीं 42 में से होंगे। 38 तो आप देख रहे हैं, 4 मैं इसमें अपडेट करके लिख दूंगा क्योंकि न्यू बुक में वो भी आ गई हैं। तो 42 डेफिनेशन आप करेंगे तो पेपर में एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म मतलब पेपर में लाजमी डेफिनेशन आएंगी, बेशक कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन आप प्रिपरेशन ही अपनी इस तरह से करें कि आपने इन डेफिनेशंस को अटैम्प्ट करना है। 4 डेफिनेशन आएंगी, हर डेफिनेशन के 5 मार्क्स होंगे। इस तरह ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आज तक टैक्स के जितने भी पास्ट पेपर आप देख लें, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये डेफिनेशन ना पूछी गई हो। तो इस वजह से यू हैव टू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन इन एनी केस। इन एनी केस का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने हर तरह से अपनी एफर्ट करनी है कि आप इस डेफिनेशन वाले टॉपिक को इतना अच्छा प्रिपेयर करें कि आप पेपर में इसका क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। अच्छा, अब हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे मैं ये भी आपको बता दूँ। आपका बेटा जो बुक्स है ना, उसमें चैप्टर नंबर 2 है इससे रिलेटेड, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में क्या है, आप इसको भी हम डिस्कस करते हैं जी। चैप्टर नंबर 2 ज़रा ओपन कीजिएगा सब लोग, अपने अपने बुक्स पर चैप्टर नंबर 2 ओपन करें। चैप्टर नंबर 2 जो है इट इज़ अबाउट डेफिनेशंस। मैं आपको आपके स्क्रीन्स पर दिखाता हूँ जी, ये डेफिनेशंस के बारे में है। देखिए चैप्टर नंबर 2 है जी आपकी बुक का डेफिनेशंस। इसमें सारी की सारी ये डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 2 है ये, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 है, जिसमें ये सारी डेफिनेशन जो है ना ये डिस्कस की जाती हैं। सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्रोवाइड्स डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट यूज इन द ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस में इसको समझने के लिए, इस बुक को, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको इन डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। मेरी बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है ना, जब भी कोई ऑर्डिनेंस बनाया जाता है तो उसको बनाने वाले माहिर कवानीन उसमें ख़ास किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ख़ास किस्म की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो उसके लिटरल मीनिंग से, लफ्ज़ी मतलब से, डिक्शनरी मीनिंग से डिफरेंट होते हैं। बड़े वसी, बड़े जामिया अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग्स जो हैं वो उससे आप निकाल सकते हैं। दैट्स वाई इस सब्जेक्ट को समझने के लिए डेफिनेशंस मतलब जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट, उनके मीनिंग क्या हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये इसके लिटरल मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग से डिफरेंट होते हैं, तो आपको इनके वही मीनिंग अंडरस्टैंड करने हैं जो इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। क्यों यही डिस्कस करने हैं जी, क्यों ये इम्पॉर्टेंट हैं? तो वजह इसकी ये है क्योंकि बुक बनाने वाले ने, इस ऑर्डिनेंस को बनाने वाले ने इसके जो मीनिंग बताए हैं आपको उन्हीं को अंडरस्टैंड करना है। आप खुद से कोई मीनिंग नहीं ले सकते। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है ना ये इनकम टैक्स के सेक्शन 2 में लिखी हुई हैं। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने इन डेफिनेशंस को पढ़ना है, याद करना है, इनके मीनिंग्स को। अगर आप इस सब्जेक्ट के बाकी सारे चैप्टर्स को, इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, वजह जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये सारी वो वर्डिंग होगी जो आपने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, वो सारी की सारी बाद में आपकी रिमेनिंग टॉपिक्स में यूज़ होनी है। तो अगर आपको इसके ये वाले मीनिंग अंडरस्टैंड आप कर लेंगे तो आपके लिए फिर इस सब्जेक्ट को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो डेफिनेशंस में 42, जैसा कि मैंने बताया डेफिनेशन है 42, 43 डेफिनेशंस हैं। हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। मैं ज़रा तरतीब अपने लिहाज से आपको बताऊंगा, उस तरतीब के मुताबिक आपने उन डेफिनेशंस को याद करना है। इसका फ़ायदा ही होगा कि डेफिनेशन याद करने में आपके लिए आसानी होगी।
जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पेपर में आपको 4 डेफिनेशन आएंगी। हर डेफिनेशन के जो हैं वो 5 मार्क्स होंगे। इस तरह आपके 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये जो पेजेस मैंने इनकी पिक्चर बनाई हुई है, ये ओल्ड बुक से है, शायद न्यू बुक पर पेज नंबर शायद थोड़ा डिफरेंट हो। बहरहाल आपने देखना है जी, बिज़नेस सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 10 है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 तरतीब से तकरीबन 1 2 3 4 5 6 इस तरह डेफिनेशन चलती हैं। सेक्शन सबका 2 है, सब सेक्शन ये जो इनर में ना ये चेंज हो जाता है। अब आपके सामने एक ये फुल फ्लैश डेफिनेशन है, बिज़नेस की डेफिनेशन है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये बिज़नेस की डेफिनेशन और यहाँ पर फिनिश हो रही है। अब पेपर में इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, इसके किस तरह मार्क्स डिवाइड होते हैं, तो बेटा इस तरह से है कि पेपर में हर डेफिनेशन के जैसे मैंने बताया 5 मार्क्स हैं, उनमें से हाफ नंबर इस सेक्शन को लिखने का है। ये जो सेक्शन है ना 2 सब सेक्शन 10, क्योंकि सबका सेक्शन 2 ही है ना, सब सेक्शन आपने अच्छी तरह याद करना है 10, ये हाफ नंबर इसका हो गया। इसका पहला हिस्सा ये बिज़नेस के जो मीनिंग्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर बिज़नेस इंक्लूड से लेकर इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट तक, ये 3 लाइंस इसके मीनिंग्स हैं कि स्टैंडर्ड में इनकम टैक्स के कानून में इसके मीनिंग्स क्या हैं, इनकम टैक्स का कानून इसको किस तरह से डिफ़ाइन करता है। अब ये जो मीनिंग है ना, ये पर्टिकुलर मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ABCD इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो हर डेफिनेशन के 3 हिस्से होंगे, सेक्शन उसका, उसके मीनिंग्स और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब करना क्या है, आपने सेक्शन याद करना है, मीनिंग्स जो है ना इसके बारे में आपने 100% एफर्ट करनी है कि ये वर्ड बाय वर्ड आप लिखें, जो यहाँ पर लिखी है वही लिखें आप पेपर में भी और वैसे भी। इस तरह याद करें कि मीनिंग बिल्कुल सेम हो, क्योंकि ये चेक होने हैं पेपर में कि आपने कितना बुक वाला लिखा है, क्योंकि ये किसी राइटर का लिखा हुआ नहीं है, ये इनकम टैक्स के कानून में ये मीनिंग लिखे हुए हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग तो नहीं चेंज कर सकते, बहरहाल आप उसको लैंग्वेज उसकी चेंज कर सकते हैं, मीनिंग सेम रहने चाहिए। लेकिन ये जो मीनिंग वाला पोर्शन है, ये 3 लाइंस जो हैं, जो भी हर डेफिनेशन में जितनी भी लाइंस होंगी ये आपको सेम टू सेम रखना होंगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं जी, हम फोकस करेंगे कि हमें डेफिनेशन, जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं आपको डेफिनेशन याद भी हो जाए। मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि डेफिनेशन आपको याद भी हो जाएगी। मैं फिर आपको बता दूं कि हम डेफिनेशन का पोर्शन पढ़ रहे हैं जी। डेफिनेशन का पोर्शन हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन पेपर में लाजमी आनी है। मैंने आउटलाइन में भी आपको बता दिया कि देखें ये आउटलाइन में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें मैंने ये 42 डेफिनेशन जो हैं वो आपको करवानी है। कोशिश करेंगे हम फर्स्ट अटैम्प्ट में तकरीबन राउंड अबाउट 30-32 डेफिनेशन कर लें, जो मैक्सिमम आपके लिए ज़रूरी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिमेनिंग टॉपिक्स को समझने के लिए भी। क्योंकि रिमेनिंग टॉपिक्स हमने करने थे, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हम पहले डेफिनेशन को समझ लेते। तो बिज़नेस का वैसे तो मीनिंग ये है, आपने I2B में भी पढ़ा है कि बिज़नेस इंक्लूड 3 चीज़ें उसमें होती हैं जी, बिज़नेस में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि कोई भी लीगल एक्टिविटी है, कोई भी कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है, और कोई भी एक्टिविटी जिसमें मुनाफा कमाना मकसद हो। एनी लीगल एक्टिविटी, एनी कॉन्टीन्यूस लीगल एक्टिविटी डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये तो इसका जनरल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है। लेकिन इनकम टैक्स के कानून में बिज़नेस किसको कहा जाता है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इनकम टैक्स के कानून में बिज़नेस किसको कहा जाता है। अब इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक बिज़नेस का मतलब है, बिज़नेस इंक्लूड एनी ट्रेड। पहली चीज़, बिज़नेस का मतलब क्या है, एनी ट्रेड, कोई भी तिजारत, कोई भी कॉमर्स, कोई मैन्युफैक्चर, कोई भी पेशा, चाहे वो वोकेशन हो। अब प्रोफेशन मतलब कोई भी पेशा जो आप अपनी ज़हनी सलाहियतों की बुनियाद पर, ट्रेड तो आप समझते हैं तिजारत है। कॉमर्स का मतलब है सारी वो एक्टिविटीज़, जो चीज़ें जिस जगह पर तैयार होती हैं वहाँ से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाने का ये सारा अमल कॉमर्स कहलाता है। मैन्युफैक्चर का मतलब है रॉ मटेरियल को बदलना फिनिश गुड्स में। तो भाई प्रोफेशन का मतलब क्या है, प्रोफेशन का मतलब ऐसा पेशा जो आप अपनी ज़हनी सलाहियतों की बुनियाद पर इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये अपने प्रोफेशन, ये जिस काम में मतलब आप मेडिकल की फील्ड में, आप टीचिंग की फील्ड में, आप वकालत की फील्ड में है, तो ये प्रोफेशन कहलाता है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ज़हनी सलाहियतों की बुनियाद पर पेशा इख्तियार किया जाता है।
वोकेशन कहते हैं ऐसा पेशा जो आप अपने हाथ के हुनर की बुनियाद पर इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर मशीन मैकेनिक, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशियन, मिसाल के तौर पर कारपेंटर, फॉलो करें ना बात। जो टेलर मास्टर है वो भी वोकेशन है, जो मोटर मैकेनिक है वो भी वोकेशन है, हाथ का हुनर उसमें इस्तेमाल होता है। ऑल्दो उसमें इंटेलेक्चुअल स्किल भी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो काम जो है वो हाथ से किए जाते हैं, आपकी जो अफरादी कुव्वत है उससे किए जाते हैं। तो बिज़नेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एंड वोकेशन। 5 चीज़ें हैं बिज़नेस में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये जनरल मीनिंग नहीं है, मेरे बताए हुए मीनिंग नहीं है, ये इनकम टैक्स के कानून के बताए हुए मीनिंग है कि बिज़नेस में 5 चीज़ें हैं, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन। 5 चीज़ें याद कर लें, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन। और एडवेंचर या कोई भी नया काम, कोई भी नया काम, और कंसर्न या कोई भी इदारा जो आप बनाते हैं। कंसर्न मतलब कोई भी बिज़नेस, कोई भी एक्टिविटी। कहता जी ये 5 और इनके अलावा कोई नया काम, कोई नया इदारा, कोई नई एक्टिविटी इन द नेचर, जो जिसकी नौयत, जिसका तरीक़ाकार ऑफ ट्रेड, ट्रेड जैसा हो, कॉमर्स जैसा हो, मैन्युफैक्चर जैसा हो, प्रोफेशन के जैसा हो, वोकेशन के जैसा हो। तो हकीकत में मतलब 5 ही हैं, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन। लेकिन कहता है 5 के अलावा कोई भी काम कर लें, एडवेंचर कर लें, कोई नया काम कर लें, कोई कंसर्न बना लें, कोई इदारा बना लें, इन द नेचर ऑफ, जिसकी नेचर हो, जिसकी नेचर में क्या हो, इन द नेचर जिसकी नोयत में क्या हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो। टैक्स के मुताबिक 5 ही तरह के देखिए एक्टिविटीज़ हैं, बाकी सब इनसे मिलती जुलती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बिज़नेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, और या कोई एडवेंचर और कंसर्न या कोई भी कंसर्न इन द नेचर ऑफ, किसकी नोयत जैसा, ट्रेड की नोयत जैसा, ट्रेड की नेचर जैसा, कॉमर्स की नेचर जैसा, मैन्युफैक्चर की नेचर जैसा, प्रोफेशन की नेचर जैसा, वोकेशन की नेचर जैसा। मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ गए। बट डज़ नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसमें मुलाजमत शामिल नहीं है। मतलब कोई कहीं पर जॉब करता है ना, वो बेशक तिजारत का बिज़नेस है, मैन्युफैक्चर का बिज़नेस है, प्रोफेशन का बिज़नेस है, वोकेशन का बिज़नेस है, कोई अगर वहाँ जॉब करता है, मुलाजमत करता है, तो उसका काम बिज़नेस नहीं है, उसकी मुलाजमत ही। बिज़नेस किसका है? जो खुद ट्रेड कर रहा हो, ओन कर रहा हो, कॉमर्स कर रहा हो, मैन्युफैक्चर कर रहा हो, प्रोफेशन में हो, किसी वोकेशन में हो, या कोई एडवेंचर, कोई इसके अलावा काम कर रहा हो। तो ये 3 लाइनें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं जी। ट्रेड क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त को ट्रेड कहा जाता है। एनी डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ फॉर परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़ टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी डीलिंग जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान होगी, परचेज और सेल से रिलेटेड होगी, जिसका काम ख़रीदना होगा और ख़रीद कर बेचना होगा, कमोडिटीज़ को, अशिया को, मुनाफे के लिए। कॉमर्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, चीज़ें जहाँ पर रेडी होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, वहाँ से उठाकर चीज़ें जहाँ पर घरों में इस्तेमाल होती हैं, लोग खाते पीते हैं उन चीज़ों को, वहाँ तक पहुँचाने में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉमर्स कहलाती हैं। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल दोज एक्टिविटीज़ टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज, जो हेल्प, मददगार होती हैं, एड्स टू ट्रेड जिनको आप कहते हैं, बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, चीज़ें बनाने वाले से लेकर इस्तेमाल करने वाले तक। ट्रांसपोर्टेशन उसमें आती है, इंश्योरेंस आती है, वेयर हाउसिंग आती है, मार्केटिंग आती है, बैंकिंग आती है। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, चीज़ों को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनकी हिफाजत के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है, उनको महफूज किया जाता है, क्योंकि चीज़ें जब तैयार हो जाती हैं तो फ़ौरन सेल नहीं हो जाती। जैसे कोई चीज़, कोई फसल पक के भी तैयार हो जाए ना, तो वो भी उसी वक्त सेल नहीं होती, उसको भी स्टोर करना पड़ता है, वेयर हाउस में रखना पड़ता है। फिर मार्केटिंग, उसको बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी एडवर्टीज़मेंट करना, उसकी पैकिंग करना, चीज़ों लोगों तक पहुँचाना। फिर बैंक्स के ज़रिए अमाउंट्स जो हैं वो उनकी एक्सचेंज होना, रकम पे करना, रकम वसूल करना। उसके बाद मैन्युफैक्चर आप जानते हैं, सिंपली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट सच एज रॉ मटेरियल जैसा कि शुगर केन को शुगर में बदल देना, कॉटन को कपड़े में बदल देना।
प्रोफेशन और वोकेशन का डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रोफेशन का मतलब है वो पेशा जो आप, ऑक्यूपेशन वो पेशा दैट रिक्वायर सम स्पेशलाइज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसके लिए तालीम की ज़रूरत हो और ट्रेनिंग की ज़रूरत हो। द इनकम इज़ जनरेटेड बाय इंटेलेक्चुअल और मैनुअल स्किल, आमदनी कमाई जाती है जहनी सलाहियतों की बुनियाद पर और मैनुअल स्किल्स की बुनियाद पर। इंटेलेक्चुअल स्किल जैसा कि मैंने बताया, इसकी बुनियाद पे जो पेशा इख्तियार किया जाता है उसको प्रोफेशन कहा जाता है, और मैनुअल स्किल की बुनियाद पे जो पेशा इख्तियार किया जाता है उसको वोकेशन कहा जाता है। तो ये बिज़नेस की डेफिनेशन हो गई जी। एग्जांपल्स दी हुई हैं जी, आर्किटेक्चर हैं, लॉयर हैं, मेडिसिन से रिलेटेड लोग हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, अकाउंटिंग है, ये प्रोफेशन और वोकेशन में आती हैं जी। तो बिज़नेस की डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आप समझ लें आपने ये डेफिनेशन कर ली तो पेपर में अगर ये आ जाती है तो आपके 5 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। 5 में से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 मार्क्स ले सकते हैं। वो 4 मार्क्स आपने सब कुछ लिखा होगा, सेक्शन भी लिखा होगा, ये तीनों लाइंस की मीनिंग भी लिखी होगी, एक्सप्लेनेशन भी लिखी होगी, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में आप 16 मार्क्स ले सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यही वजह है कि टैक्स में 80 तक मार्क्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 12-13 से ज़्यादा नंबर नहीं आते, लेकिन टैक्स में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप 16 मार्क्स ले सकते हैं। और न्यूमेरिकल तो वैसे 20 मार्क्स का होता है, 20/20 भी लिए जा सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हमारी होगी। आपके पास जो आउटलाइन होगी आपने ये साथ साथ लिखते जाना कि आप लोग क्या पढ़ते जा रहे हैं। बिज़नेस की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाता हूँ जी। अब बिज़नेस की ये जो मीनिंग है ना, आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या वैसे किसी से डिस्कशन करते हैं तो ये डेफिनेशन आप वहाँ पर नहीं उसे सुना सकते, क्योंकि ये बिज़नेस की डेफिनेशन है इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक। कोई आपसे ये पूछे ना कि बताएं इनकम टैक्स के कानून में बिज़नेस की क्या डेफिनेशन है, तो फिर आपने ये सुनानी है। अदरवाइज बिज़नेस की वैसे डेफिनेशन आपसे किसी इंटरव्यू में पूछी जाए, कोई वैसे डिस्कस करे आपसे, तो उसको वही बताएं, यानी कॉन्टीन्यूस लीगल एक्टिविटी डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये जो बिज़नेस की डेफिनेशन है ये विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से रिलेटेड है और इनकम टैक्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में है जी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में ये पर्सन की डेफिनेशन। अब देखने में कितना मामूली सा, कितना आम सा लफ्ज़ है कि आपने इसको सुना है। ये पर्सन का मतलब है जी कोई भी शख्स, लेकिन इनकम टैक्स के कानून में देखें इसके कितने कम्प्रीहेंसिव मीनिंग्स हैं। अगर आप वैसे ही इन डेफिनेशंस के बगैर ही टैक्स की बुक पढ़ना शुरू कर देना, तो आप जहाँ पर पर्सन का लफ्ज़ आएगा आप समझेंगे जी किसी शख्स की बात हो रही है, किसी फ़र्द की बात हो रही है, मर्द या औरत की बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। पर्सन की डेफिनेशन के मुताबिक जब आप पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये कितना वसी वर्ड है। ये सिर्फ इनकम टैक्स के कानून में, इंग्लिश में या डिक्शनरी में पर्सन का मतलब शख्स होता है, फ़र्द होता है, वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन टैक्स के कानून में देखें इसके 4 मीनिंग हैं। 4 लोगों के लिए, 4 इदारों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, 4 पार्टीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अ पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पर्सन में क्या शामिल है जी? इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक पर्सन में शामिल है जी एन इंडिविजुअल, फ़र्द वाहिद, जो आम लफ्ज़ मीनिंग है जिसका डिक्शनरी मीनिंग है, वो भी पर्सन का मतलब है बी। अ कंपनी, कंपनी के लिए भी पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो जब भी आप टैक्स के बुक में पढ़ें ना कि पर्सन पर ये पेनल्टी, ये जुर्माना आयद कर दिया गया, पर्सन पर ये टैक्स लगा दिया गया, पर्सन के बारे में टैक्स का ये कानून बना दिया गया, पर्सन को जो है वो टैक्स के हवाले से ये तारीख़ दे दी गई कि इस तारीख़ तक वो अपनी जो आमदनी की तफसीलात हैं वो मुहैया करें, तो समझ लें वो पर्सन का जो हुक्म है वो आम लोगों के लिए भी है, कंपनी के लिए भी है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का मतलब ये है, ये जो पर्सन है ना, पर्सन, इनकी तंजीम, जैसे देखें कंपनियों की तंजीमें भी बनी होती हैं, इंडिविजुअल्स की तंजीमें भी बनी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन को पार्टनरशिप कहते हैं। इंडिविजुअल जब एसोसिएट हो जाते हैं तो पार्टनरशिप बन जाती है। कंपनियां जब इकट्ठी हो जाएं तो एसोसिएशन, तंजीमें बन जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में कई तंजीमें, हर मुल्क में तंजीमें हैं, जैसे नेप्टा है, जैसे एप्का है, जैसे ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन है। इसी तरह सहाफ़ियों की तंजीमें बनी हैं और मुख्तलिफ़ इदारों की तंजीमें बनी होती हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों की तंजीमें बनी होती हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन है, फ्लोर मिल एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन किन की? पर्सन, पर्सन मतलब इंडिविजुअल की भी हो सकती हैं, कंपनी की भी हो सकती हैं। भाई एसोसिएशंस के लिए भी पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ऐसी एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड
और एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। ऐसी एसोसिएशंस फॉर्म जो बनाई जाएं, ऑर्गेनाइज्ड जो चलाई जाएं, फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड। देखिए इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है जो रजिस्टर्ड हों, फॉर्म बनाई जाएं, ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से चलाई जाएं, रूटीन से चलाई जाएं, और एस्टैब्लिश या उनका क़याम अमल में आया हो। कहाँ पर? इन पाकिस्तान और एल्सवेयर, यहाँ पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी गोशे में, दुनिया के किसी भी मुल्क में। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी क्या कहलाती हैं? पर्सन कहलाती हैं। इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक पर्सन का लफ्ज़ इंडिविजुअल के लिए भी इस्तेमाल होता है, कंपनी के लिए भी इस्तेमाल होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए भी इस्तेमाल होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस कौन सी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इनकॉर्पोरेटेड हों, रजिस्टर्ड हों, फॉर्म बनाए जाएँ, मुनज़्ज़म तरीके से चलाई जाएँ, ऑर्गेनाइज्ड और एस्टैब्लिश उनका क़याम अमल में आया हो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में। चौथा मीनिंग पर्सन का क्या है? द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत के लिए भी पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फॉरेन गवर्नमेंट, किसी बैनुल अक़वामी हुकूमत के लिए भी पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एंड पॉलिटिकल सब डिवीज़न ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल सब डिवीज़न किसको कहते हैं? आप देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी सब डिवीज़न क्या है कि मुस्लिम लीग नवाज़ है, PMLN है, इमरान खान की पार्टी दी तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग काफ है, पीपल्स पार्टी है। ये क्या है? पॉलिटिकल सब डिवीजन्स। अब क्या होता है जी, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ जमातों के दफातर होते हैं। पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में दफातर होते हैं। जैसे नून लीग का दफ्तर इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहती है वहाँ वहाँ इन्होंने अपने दफ्तर बनाए होते हैं। इसी तरह किसी गैर मुल्की हुकूमत का अगर पाकिस्तान में कोई दफ्तर है, उसकी किसी पार्टी का पाकिस्तान में दफ्तर है, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड पर्सन, पॉलिटिकल सब डिवीज़न ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। और क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवामी गैर मुल्की बैनुल अक़वामी इदारे। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखें जी बैनुल अक़वामी इदारे हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन है। ये ऐसी तंजीमें हैं जो दुनिया में काम करती हैं लोगों की सेहत के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं जो दूसरे मुल्कों में जाकर अपने दफातर बनाती हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप? इस तरह कई और तंजीमें भी हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा भी एक तंजीम है, उनके बनाए गए ज़ैली इदारे हैं जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सहाफ़त के लिए, ट्रेड के लिए और मुल्कों के दरमियान आपस में अच्छे ताल्लुकात के लिए बनाई जाती हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सब डिवीज़न ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप ज़रा मेरे साथ रिवाइज करें। देखें पर्सन क्या है? अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, a company, an association of person incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere. Fourth meaning क्या है? foreign government, federal government, foreign government, political subdivision of foreign government और public international organization। दोबारा से रिवाइज करें जी मेरे साथ। पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल, अ कंपनी, an association of persons incorporated, formed, organized और established in Pakistan or elsewhere. The federal government, fourth क्या है? पर्सन का मीनिंग क्या है? फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीज़न ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये दो डेफिनेशन जो हैं ये डिस्कस की हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा डेफिनेशंस डिस्कस करें। आज मकसद था कि आपको ये समझा दिया जाए। देखें इस डेफिनेशन में ना एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी उसकी एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे भी नहीं, आपको ऑटोमेटिकली इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम डेफिनेशंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। डेफिनेशन का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है। तो इन दो डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कर लें, इस तरह जिस मैंने रिवाइज़ करवाई हैं, ये अच्छी तरह आपने इनको जैसे कहते हैं ना रटा लगा लेना है आपने, क्योंकि पेपर की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को रटा लगाना है आपने, इसको अच्छी तरह याद करना है। पेपर चेक करने वाला फोकस ये करेगा कि क्या आपने वर्डिंग बुक वाली लिखी हुई है, ऑर्डिनेंस वाली लिखी हुई है, कहीं चेंज तो नहीं कर दी, क्योंकि चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो इसके साथ ही मैं आज का अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। दो डेफिनेशन मैंने आज आपको पढ़ा दी हैं जी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर।